तो दोस्तों फाइनली गॉडजिला एक्स कॉन्ग का अगला पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसका एक तरह से प्रोडक्शन का टीजर आउट किया गया है। उसका नाम रखा गया है गॉडजिला एक्स सुपर, एक तरह से नोवा इसका टाइटल रखा गया है, जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलेगी। 2026 तक का हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, पूरी जानकारी इसके बताएगी, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल, अपडेट। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और डिटेल आपको बताता हूँ। गॉडजिला एक्स कांग सुपरनोवा ग्रांट स्पुतोर द्वारा निर्देशित एक आगामी अमेरिकी मॉन्स्टर फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित, यह गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर 2024 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 39वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइजी की 14वीं फिल्म भी है। फिल्म में कैटलिन डेवर, डैन स्टीवंस, जैक ओकॉनेल, मैथ्यू मोडिन, डेलरॉय लिंडो, एलिसिया डेबनामकेरी और सैम नील है। मार्च 2024 में गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर की सफलता के बाद अगले मई में एक सीक्वल की घोषणा की गई, जिसमें कैलाहम को पटकथा लिखने के लिए चुना गया। अगले महीने निर्देशन के लिए स्पुतोर को नियुक्त किया गया। अप्रैल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट में विलेज रोडशो स्टूडियो में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है। रालना केटलिन डेवर, डैन स्टीवंस ट्रैपर के रूप में, जैक ओकोनेल, डेलरॉय लिंडो मोनार्क बॉस के रूप में, मैथ्यू मोडिन एक जनरल के रूप में, एलिसिया डेबनामकेरी, सैम नील। उत्पादन, विकास और पूर्व उत्पादन। सीक्वल की औपचारिक घोषणा से पहले फिल्म निर्माता एडम विंगार्ड, गॉडजिला बनाम कांग और गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर के निर्देशक, ने गॉडजिला और कांग दोनों को लेकर तीसरी फिल्म में लौटने में रुचि व्यक्त की, लेकिन कहा कि यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर कैसा प्रदर्शन करती है और चीजें किस तरह से आकार लेती है। 2. विंगार्ड ने दोहराया कि इस बात पर चर्चा की गई थी कि फ्रेंचाइजी को आगे कहाँ ले जाना है, और अगर उन्हें निर्देशन के लिए वापस बुलाया गया तो वह अगली फिल्म पर अलग दृष्टिकोण अपनाएंगे। 3. 4. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगली फिल्म संभावित रूप से मुख्य रूप से गॉडजिला का अनुसरण कर सकती है और उसी तरह से उनके दृष्टिकोण का पता लगा सकती है जिस तरह से द न्यू एम्पायर ने कांग का अनुसरण किया था। 5. गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर 29 मार्च 2024 को रिलीज हुई और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने 150 मिलियन के बजट के मुकाबले $571.9 मिलियन की कमाई की। 6. 7. फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता पर टिप्पणी करते हुए निर्माता और लीजेंडरी के विश्वव्यापी उत्पादन के अध्यक्ष मैरी पेरेंट ने कहा, यह निश्चित रूप से एक रोमांचक परिणाम है। हम यात्रा जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में है, लेकिन देखते हैं कि गॉडजिला एक्स कांग कैसे आगे बढ़ता है। 8. 10 मई 2024 को लीजेंडरी ने घोषणा की कि डेविड कैलाहम, जिन्होंने गॉडजिला 2014 के शुरुआती ड्राफ्ट लिखे थे, गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर का फॉलोअप लिखेंगे। 9. अगले हफ्ते लीजेंडरी ने घोषणा की कि विंगार्ड शेड्यूलिंग संघर्षों और आगामी फिल्म ऑनस्लॉट के प्रति प्रतिबद्धताओं के कारण निर्देशन के लिए वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन विंगार्ड की वापसी में रुचि व्यक्त की। 10 जून 2024 में लीजेंडरी ने ग्रांट स्पुतोर, आई एम मदर के निर्देशक, को नया निर्देशक घोषित किया और कहा कि फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी। 11, 12, 24 जनवरी 2025 को कैटिलिन डेवर फिल्म में कास्ट होने वाली पहली अभिनेत्री थीं। 13, एक महीने बाद 14, 15 मार्च में हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि मैथ्यू मोडिन को कलाकारों में शामिल कर लिया गया है और सीक्वल का फिल्मांकन अप्रैल 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। 16 अप्रैल में एलिसिया डेबनामकेरी और सैम नील कलाकारों में शामिल हुए।
17-18 फिल्माने 5 मार्च 2025 को हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि सीक्वल पर मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2025 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने की उम्मीद है। 4 अप्रैल को डेवर ने 7 न्यूज की सैली बॉरी को बताया कि सीक्वल का फिल्मांकन क्वींसलैंड में शुरू हो गया है। 19, 20, 23 अप्रैल को IF मैगजीन के अनुसार स्क्रीन क्वींसलैंड ने खुलासा किया है कि विलेज रोड शो स्टूडियो में फिल्मांकन चल रहा है। 20 स्टीफन डेचांट प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं, डैन मिंडेल सिनेमेटोग्राफर के रूप में, केली पोर्ट विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में, माइकल लॉयड ग्रीन सहपटकथा लेखक के रूप में, हेनरी जैकमैन संगीतकार के रूप में और जोश शेफर संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। 9 मई 2025 को एक टीजर वीडियो ऑनलाइन जारी किया गया। मुक्त करना। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है। ग्रांट स्पुतोर एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और पॉडकास्ट होस्ट है। उन्होंने 2019 की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म आई एम मदर से निर्देशन में कदम रखा और आने वाली मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का निर्देशन कर रहे हैं। वह प्रोडक्शन कंपनी द पेंगुइन एम्पायर के संस्थापक भी है। प्रारंभिक जीवन। ग्रांट का जन्म और पालन पोषण पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उन्होंने कर्टिन विश्वविद्यालय में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया। स्नातक होने के बाद स्पुतोर ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी द पेंगुइन एम्पायर की स्थापना की। आजीविका। स्पुतोर ने अपने करियर की शुरुआत रॉन इलियट द्वारा लिखित और मरे डॉसेट, जेम्स फ्रेजर और इयान मीडोज द्वारा अभिनीत लघु फिल्म लिगेसी के निर्देशक के रूप में की थी। यह 11 जुलाई 2008 को रिलीज हुई थी। लघु फिल्म ने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का पुरस्कार जीता था। एक वाणिज्यिक निर्देशक के रूप में उन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, टोयोटा, इनेट, UOB, अल्कोहलिक्स एनोनिमस और सेंट जॉन एम्बुलेंस के लिए विज्ञापनों का निर्देशन किया। उनके काम को दुनिया भर के हर बड़े विज्ञापन पुरस्कार शो में मान्यता मिली है, जिसमें कांस लायंस, DAAD, क्लियोस, स्पाइक्स, NY फेस्टिवल, लंदन इंटरनेशनल और अवार्ड शामिल है। 2019 में स्पुतोर ने अपनी पहली फिल्म आई एम मदर का निर्देशन किया। इसे माइकल लॉयड ग्रीन 2 ने लिखा था और इसे टिम वाइट और केल्विन मुनरो ने निर्मित किया था। 3-4 इसमें क्लारा रुगार्ड, रोज बायर्न, ल्यूक हॉकर और हिलेरी स्वैंक ने अभिनय किया है। फिल्म का प्रीमियर 2019 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 5-6 नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद 7 इसे 7 जुलाई 2019 को रिलीज किया गया। 8 फिल्म को आलोचकों द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव या एनिमेशन की श्रेणियों में 9वें ACTA पुरस्कारों में नामांकित किया गया। 9 जून 2019 को स्पुतोर को मार्क टाउनेंट और माइकल लॉयड ग्रीन द्वारा लिखित और मार्गोट रॉबी द्वारा निर्मित एक स्क्रिप्ट से विज्ञानफाई थ्रिलर फिल्म ऑगमेंटेड का निर्देशन करने की घोषणा की गई है। 10 जून 2024 में यह घोषणा की गई कि स्पुतोर गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का निर्देशन करेंगे, जिसे 26 मार्च 2027 को रिलीज किया जाएगा। 11-12 अन्य कार्य। मार्च 2021 में स्पुतोर ने द कमेंट्री कास्ट नाम से अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च किया, जिसमें स्ट्रीमिंग युग के फिल्म निर्देशक शामिल हैं। अतिथि फिल्म निर्माताओं में से कुछ हैं सैम हरग्रेव, माइक फ्लेनागन, एलेक्जेंडर अजा, गैरेट इवांस, माइकल फिमोगनारी और मिनहाल बेग। पॉडकास्ट को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल, स्पॉटिफाई और स्टिचर पर पाया जा सकता है। सितंबर 2024 में स्पुतोर ने रैम्पेज और बीस्ट के लेखक रयान एंगल और डार्क हॉर्स कॉमिक्स के साथ मिलकर बेमोथ नामक एक कॉमिक बुक सीरीज लिखी, जो बस यात्रियों के एक समूह के बारे में है जो एक विशाल राक्षस द्वारा बस को निगलने के बाद उसके अंदर जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्रृंखला के खंड 2025 में जारी किए जाएंगे। 15 फिल्मी पतली परत।
वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स 2008 परंपरा हा नहीं लघु फिल्म 2019 माहूहा कहानी कार्यकारिणी माइकल लॉयड ग्रीन के साथ सहलिखित कहानी 2020 भट्टी नहीं कार्यकारिणी 2025 हम मृतकों को दफनाते हैं नहीं हाँ। कम उम्र से ही डेवर के माता पिता ने उन्हें संगीत की प्रेरणा दी। उनकी मां डलास में कार ट्रिप पर एलानिस मोरिसेट का एल्बम जैग्ड लिटिल पिल बजाया करती थीं और उनके पिता ने डेवर और उनकी दोनों बहनों को सामंजस्य बिठाना सिखाया। डेवर और उनकी बहन मैडी ने बचपन में ही पियानो सीख लिया था, लेकिन 8 साल की उम्र में क्रिसमस के तोहफे में एक गिटार मिलने के बाद डेवर ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। वह अब्बा और द क्योर जैसे कलाकारों को अपनी प्रेरणा मानती है। 3 डेवर और मैडी ने प्राथमिक स्कूल के टैलेंट शो में हॉट पिंक नाम से एक साथ प्रदर्शन किया, जिसमें एवरिल लेविग्ने और केली क्लार्कसन जैसे कलाकारों के कवर गाने शामिल थे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर एनीमे पर्ल रख लिया। एक समय पर रीटमैन ने डेवर को नैन्सी सिनात्रा का गाना यू ओनली लिव ट्वाइस भेजा और सुझाव दिया कि वह और मैडी इसे एक साथ गाएं। दोनों बहनों ने अपने एक पूर्वज के नाम पर 2016 में अपने समूह का नाम बदलकर बेउलाबेले रख लिया, जिनकी शिशु अवस्था में मृत्यु हो गई थी। 2018 में उन्होंने इस नाम के तहत पहली बार संगीत जारी किया, जिसमें यू ओनली लिव ट्वाइस के 2 कवर संस्करण और रीटमैन के अनुरोध पर उनकी 2018 की फिल्म टुली में लेट यू गो नामक एक मूल ट्रैक का योगदान दिया। 34 बेउलाबेले ने अपना आधिकारिक डेब्यू सिंगल रेले 15 फरवरी 2020 को जारी किया, जिसमें दोनों सदस्यों ने आधिकारिक संगीत वीडियो का निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया। 35 उन्होंने टोनी बर्ग द्वारा निर्मित एक ईपी जारी करने की योजना के बीच 10 सितंबर 2020 को अपना दूसरा आधिकारिक सिंगल बीइंग यू जारी किया। 36 बीइंग यू अपना नाम बदलने से पहले बेउलाबेले की अंतिम एकल रिलीज बन गई। बेउलाबेले नाम के तहत उनकी कुल अंतिम रिलीज इट वॉन्ट बी लॉन्ग पर एक फीचर थी, जो बर्ग की बेटी जेड बर्ग द्वारा नील यंग और क्रेजी हॉर्स के गीत राउंड एंड राउंड इट वॉन्ट बी लॉन्ग का 2021 का कवर था। उद्धरण आवश्यक। इसके अलावा 2021 में जो मर्फी के चरित्र के रूप में डेवर ने डियर इवान हेंसेन फिल्म रूपांतरण के साउंड ट्रैक के लिए 4 गीतों में स्वर का योगदान दिया। उद्धरण आवश्यक। अगस्त 2024 में दोनों ने घोषणा की कि वे अपना नाम बेउलाबेले से बदलकर डेवर्स कर लेंगे। नए नाम पॉइजन के तहत उनका पहला एकल 4 सितंबर को रिलीज हुआ। 37, 38, 39 व्यक्तिगत जीवन। डेवर अभिनेता एथन डावेस के साथ रिश्ते में है, जिसका खुलासा उन्होंने पहली बार अप्रैल 2025 में सार्वजनिक रूप से किया था। 40 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2011 बुरा शिक्षक साशा एबर थी। जे एडगर पामर की बेटी। 2013 अब शानदार क्रिस्टल। लघु अवधि 12 जेडन कोल। 2014 दूसरे से टकराए धुंधला। पुरुष, महिलाएं और बच्चे ब्रांडी बेल्टमेयर। 2017 सभी ग्रीष्म ऋतुएं समाप्त ग्रेस टर्नर। हम यहाँ के नहीं है लिली ग्रीन। डेट्रायट करेन मैलोए। बाहर हिल्डी बेस्ले। 2018 सबसे आगे चलने वाला एंड्रिया हार्ट। सुंदर लड़का लॉरेन। 2019 उनका अनुसरण करें डिली पिकेट। बुक स्मार्ट एमी एंसलर। 2021 प्रिय इवान हेंसेन जो मर्फी। 2022 स्वर्ग का टिकट लिली कॉटन। रोजलिन कार्यकारी निर्माता भी। 2023 अगला लक्ष्य जीतता है निकोल मेगालोडिस कैमिया। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा ब्रायन एडम्स कार्यकारी निर्माता भी। सुखद दुख लिली केन कैमिया। 2025 मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे टीबीए डाक उत्पादन। 2027 गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा टीबीए फिल्माने। एलिसिया जैस्मीन डेबनाम केरी, जन्म 20 जुलाई 1993, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है।
उन्होंने 2003 में राहेल वार्ड की ऑस्ट्रेलियाई लघु ड्रामा फिल्म मार्थाज न्यू कोर्ट से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अमेरिकी आपदा फिल्म इनटू द स्टॉर्म 2014 से अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 2014 से 2016 तक उन्होंने डायस्टोपियन साइंस फिक्शन सीरीज द 100 में लेक्सा का किरदार निभाया। उन्होंने हॉरर ड्रामा सीरीज फियर द वॉकिंग डेड 2015 से 2023 में एलिसिया क्लार्क के रूप में सहाभिनय किया और 7वें सीजन के एपिसोड ओफेलिया से निर्देशन की शुरुआत की। 2023 में डेबनाम केरी ने ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा अमेजन मिनी सीरीज द लॉस्ट फ्लावर्स ऑफ एलिस हार्ट प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेबनाम केरी का जन्म 20 जुलाई 1993 को सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनकी मां, लियोन केरी, बच्चों के टेलीविजन लेखक के रूप में काम करती थीं और उनके पिता, जेफ डेबनाम, एक संगीतकार थे। 3 बच्चों के रूप में डेबनाम केरी और उनके भाई अपनी मां द्वारा लिखे गए कार्यक्रम खंडों को अभिनय करने में उनकी मदद करते थे। डेबनाम केरी ने 8 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था और 10 साल तक शास्त्रीय तालवाद्य का भी अध्ययन किया। 4 उन्होंने न्यूटाउन हाई स्कूल ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स में भाग लिया, जहां वह एक परकशनिस्ट थीं। 2010 में बर्लिन फिल्हार्मोनिक के साथ साझेदारी में डेबनाम केरी और लगभग 40 अन्य संगीतकारों ने 2 सप्ताह के कार्यक्रम में एक टुकड़ा तैयार किया और सिडनी ओपेरा हाउस में इसका प्रदर्शन किया। 5 स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में उन्हें 6 हायर स्कूल सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के शीर्ष बैंड को प्राप्त करने के लिए NSW सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठित उपलब्धि के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 7 उन्हें 10 से अधिक इकाइयों में 90+ का स्कोर अर्जित करने के लिए प्रीमियर अवार्ड मिला। साथ ही ड्रामा में उपलब्धि के लिए ऑनस्टेज नामांकन और संगीत में उपलब्धि के लिए HAC एनकोर नामांकन भी मिला। 2011 में न्यूटाउन से स्नातक होने के बाद 10 उन्होंने लगभग सिडनी कंजर्वेटोरियम ऑफ म्यूजिक में भाग लिया। आजीविका 2003 से 2013 कैरियर की शुरुआत। डेबनाम केरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में राहेल वार्ड की पुरस्कार विजेता लघु फीचर फिल्म मार्थाज न्यू कोर्ट 2003 से की थी। 2006 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा सीरीज मैक्लियोर्स डॉटर्स में अतिथि भूमिका निभाई। 14 और पेट्रोव अफेयर पर आधारित ऑस्ट्रेलियाई एनिमेटेड लघु फिल्म द सेफ हाउस में ली की आवाज दी। 16 2008 में वह टेलीविजन फिल्म ड्रीम लाइफ और लघु ड्रामा फिल्म जिगसॉ गर्ल में दिखाई दीं। 18 डेबनाम केरी ने जूलिएटा बोस्कोलो द्वारा निर्देशित लघु फिल्म द ब्रांच 2011 में भी अभिनय किया और लघु फिल्म एट द टैटूइस्ट 2010 में उन्हें अनसोल्ड पायलट रेसिस्टेंस में कास्ट किया गया। 19 और ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा सीरीज डांस एकेडमी के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में डेबनाम केरी ने अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए स्नातक होने के बाद अमेरिका की यात्रा करने का फैसला किया। 11 उन्होंने 18 साल की उम्र में हॉलीवुड में काम करना शुरू किया। वह नेक्स्ट स्टॉप हॉलीवुड 2013 में दिखाई दी, जो 6 भाग की डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें 6 ऑस्ट्रेलियाई अभिनेताओं का अनुसरण किया गया था, क्योंकि उन्होंने US टीवी पायलट सीजन के दौरान भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। 2 लॉस एंजिल्स में 2 सप्ताह के बाद डेबनाम केरी ने CW श्रृंखला द कैरी डायरीज के लिए एक युवा कैरी ब्रैडशॉ की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें अमीश समुदाय में सेट एक स्वतंत्र थ्रिलर फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया। वह द कैरी डायरीज की शॉर्टलिस्ट में उतरी और नेटवर्क के लिए परीक्षण किया, लेकिन नेटवर्क ने कहा कि वह भूमिका के लिए बहुत छोटी दिखती है। 21 LA में रहने के दौरान डेबनाम केरी नवंबर 2012 में हीथ लेजर स्कॉलरशिप फाइनलिस्ट बनी। 23 2014 से 2022 द 100 और फियर द वॉकिंग डेड। डेबनाम केरी 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फियर द वॉकिंग डेड के लिए, 2014 में
डेबनाम कैरी ने अमेरिकी आपदा फिल्म इनटू द स्टॉर्म में सहायक भूमिका निभाई। 24 द डेविल्स हैंड के बाद उन्हें एएमसी के लिए गैलेंटाइन नामक एक सीरीज पायलट में कास्ट किया गया, जिसमें पीटर फोंडा ने अभिनय किया और रिडले स्कॉट, ग्रेग निकोटेरो और जेसन काहिल द्वारा सहकार्यकारी निर्मित किया गया। 25-26 हालांकि एएमसी ने अंततः पायलट को सीरीज में नहीं लेने का विकल्प चुना। 27 डेबनाम कैरी ने सीडब्ल्यू की डायस्टोपियन सीरीज द 100 के दूसरे सीजन में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने छठे एपिसोड 3 दिसंबर 2014 को प्रसारित में लेक्सा के रूप में शुरुआत की। लेक्सा जल्द ही एक फैन पसंदीदा बन गई। 28-29 और डेबनाम कैरी की ब्रेकआउट भूमिका 31 दिसंबर 2014 को एएमसी के फियर द वॉकिंग डेड की 4 प्रमुख भूमिकाओं की घोषणा की गई, जिसमें एलिसिया क्लार्क के रूप में डेबनाम कैरी थीं। 14 जुलाई 2015 में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में द 100 के शोरनर जेसन रोथेनबर्ग ने घोषणा की कि डेबनाम कैरी शो के तीसरे सीजन में वापस आएंगी। 31 एएमसी ने दोनों शो के लिए उनके लिए फिल्मांकन के 2 ब्लॉकों पर सहमति व्यक्त की थी। 32-33 कैटलिन रोशेल डेवर बता दी IVR बता 1 जन्म 21 दिसंबर 1996, एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका, संगीतकार और गीतकार है। वह टेलीविजन सीरीज जस्टिफाइड 2011 से 2015, लास्ट मैन स्टैंडिंग 2011 से 2021, अनबिलीवेबल 2019, डोपेसिक 2021, एप्पल साइडर विनेगर 2025 और द लास्ट ऑफ अस 2025 वर्तमान में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उन्होंने अनबिलीवेबल और डोपेसिक के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया। इसके अलावा बाद के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। डेवर ने बुकस्मार्ट 2019, रोजलिन 2022 और नो वन विल सेव यू 2030 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी सहायक भूमिकाओं में शॉर्ट टर्म 12 2013, डेट्रॉइट 2017, ब्यूटीफुल बॉय 2018, डियर इवान रेंसेन 2021 और टिकट टू पैराडाइज 2022 शामिल है। अभिनय के अलावा वह अपनी बहन मैडी के साथ संगीत जोड़ी डेवर्स, जिसे पहले बेउलाबेले के नाम से जाना जाता था, का हिस्सा है। प्रारंभिक जीवन कैटलिन रोशेल डेवर, उद्धरण वांछित, का जन्म फीनिक्स, एरिजोना में 21 दिसंबर 1996 को आइस स्केटिंग कोच कैथी और टिम डेवर की बेटी के रूप में हुआ था। 2 उनके पिता ने भी कुछ समय के लिए अभिनय में कदम रखा, विशेष रूप से कुछ समय के लिए पीबीएस के बच्चों के शो बार्नी एंड फ्रेंड्स में बार्नी द डायनासोर की आवाज दी। 3 उसकी 2 छोटी बहनें हैं। 2-4 जब वह 5 साल की थी तो उसने प्रदर्शन कला में रुचि विकसित की और उसके माता पिता ने बाद में उसे एक अभिनय स्कूल में दाखिला दिलाया। उन्होंने बैले, जिम्नास्टिक और आइस स्केटिंग में भी भाग लिया, लेकिन द सिक्स्थ सेंस 1999 में टोनी कोलेट के प्रदर्शन को देखकर उन्हें अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिली। आजीविका अभिनय मार्च 2012 में डेवर की पहली उल्लेखनीय अभिनय भूमिका 2009 की फिल्म एन अमेरिकन गर्ल, क्रिसा स्टेंसस्ट्रॉन्ग में ग्वेन थॉम्पसन के रूप में थी। 2011 में उन्होंने एफएक्स सीरीज जस्टिफाइड में लोरेटा मैकक्रीडी के रूप में एक शुरुआती ब्रेकआउट भूमिका 5 हासिल की। उसी वर्ष उन्हें एबीसी और बाद में फॉक्स सिटकॉम लास्ट मैन स्टैंडिंग में एक नियमित श्रृंखला के रूप में लिया गया, जिसमें उनके पिता की भूमिका में टिम एलन थे। 6 श्रृंखला के 7वें सीजन से शुरू होकर डेवर ने एक आवर्ती भूमिका में बदलाव किया, जिससे उन्हें अन्य फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। 7 डेवर की अन्य टेलीविजन क्रेडिट में मेक इट और ब्रेक इट, मॉडर्न फैमिली, प्राइवेट प्रैक्टिस, पार्टी डाउन, द मेंटलिस्ट और कर्ब योर एंथुसियाज्म शामिल है। उनकी 2011 की फिल्म क्रेडिट में सिनेमा वेरिट, बैड टीचर और क्लिंट ईस्टवुड निर्देशित फिल्म जे. एडगर शामिल है। 2012 में डेवर को 33वें यंग आर्टिस्ट अवार्ड्स में 3 बार नामांकित किया गया।
बैड टीचर और लास्ट मैन स्टैंडिंग में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए और जस्टिफाइड में उनकी आवर्ती भूमिका के लिए। 2013 में देवर फिल्मों द स्पेक्टेक्युलर नाउ और शॉर्ट टर्म 12 में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी। देवर 2014 की डार्क कॉमेडी फिल्म लेगीज में दिखाई दी, जिसका निर्देशन लिन शेल्टन ने किया था, जिसमें क्लो ग्रेस मोरेट्स और कीरा नाइटली भी थी। 9 उसी वर्ष उन्होंने जेसन रीटमैन द्वारा निर्देशित फिल्म मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन में सह-अभिनय किया। 10 2017 में वह शेल्टन के साथ उनकी ड्रामा फिल्म आउटसाइड इन में सहायक कलाकार के रूप में फिर से आईं। उसी वर्ष उन्होंने वी डोंट बिलोंग हियर, ऑल समर्स एंड और डेट्रॉयट फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2018 में उन्होंने राजनीतिक ड्रामा द फ्रंट रनर और जीवनी ड्रामा ब्यूटीफुल बॉय के लिए छोटी भूमिकाएं निभाई, बाद में टिमोथी चालमेट के साथ। 11 2019 की शुरुआत में देवर ब्रिट पॉल्टन और दैन मेडिसन सेवेज द्वारा निर्देशित ड्रामा थ्रिलर फिल्म देम दैट फॉलो में दिखाई दिए। 12 फिल्म का विश्व प्रीमियर 27 जनवरी 2019 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और 2 अगस्त 2019 को 1091 मीडिया द्वारा रिलीज किया गया था। 13 2019 के मध्य में देवर ने ओलिविया वाइल्ड द्वारा निर्देशित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किशोर कॉमेडी बुकस्मार्ट में बेनी फेल्डस्टीन के साथ अभिनय किया। 15 फिल्म का विश्व प्रीमियर 11 मार्च 2019 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था और 24 मई 2019 को अन्नपूर्णा पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। 17 उन्होंने सितंबर 2019 में प्रीमियर हुई नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज अनबिलीवेबल में भी अभिनय किया। 18 देवर के प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 19 उन्हें मूवी मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड, 20 बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड, 21 और ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टीसीए अवार्ड के लिए भी नामांकन मिला। 22 2020 में देवर क्विबी कॉमेडी सीरीज होम मूवी द प्रिंसेस ब्राइड में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन जेसन रीटमैन ने किया था, जिसका उद्देश्य वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लिए पैसे जुटाना था। 23 उस वर्ष बाद में उन्होंने ऑडिबल ऑडियो ड्रामा व्हेन यू फिनिश सेविंग द वर्ल्ड में सह-अभिनय किया, जिसे जेसी ईसेनबर्ग ने लिखा और निर्देशित किया। कहानी को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में 3 परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण से बताया गया है। देवर ने राहेल की आवाज दी है, जो एक 18 वर्षीय महिला है जो अफगानिस्तान में तैनात अपने प्रेमी के लिए टेप रिकॉर्ड करती है। 24 मार्च 2019 में देवया 2020 में देवर ने HBO के लिए जे रोच द्वारा निर्देशित टेलीविजन विशेष कोस्टल एलिट्स में अभिनय किया। 17 अगस्त 2020 को उन्हें स्टीफन चोबोस्की की ब्रॉडवे म्यूजिकल डियर इवान रेंसेन के 2021 फिल्म रूपांतरण में जो मर्फी के रूप में लिया गया। 26-27 देवर हुलू के लिए एंथोलॉजी सीरीज मॉन्स्टरलैंड के एक एपिसोड में दिखाई दी। 28 2021 में उन्होंने बीजे नोवाक की एफएक्स एंथोलॉजी सीरीज द प्रीमाइस के एपिसोड 3 में एबी मिलर के रूप में अभिनय किया। 29 देवर ने फिल्म रोजलिन की शीर्षक भूमिका में भी अभिनय किया। 30 उन्होंने 2021 हुलू मिनिसीरीज डोपसिक में बेत्सी मल्लम की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। देवर ने हुलू पर साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म नो वन विल सेव यू 2030 में अभिनय किया, जिसमें लगभग कोई संवाद नहीं है और चेहरे के भावों के माध्यम से कहानी को लगभग पूरी तरह से बताने की उनकी क्षमता के लिए प्रशंसा प्राप्त की। जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि वह द लास्ट ऑफ अस के दूसरे सीजन में एबी का किरदार निभाएंगी, जिसका प्रीमियर अप्रैल 2025 में होगा। 31 जनवरी 2025 में यह घोषणा की गई कि वह मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइजी की अगली फिल्म के कलाकारों में शामिल होगी, जो वर्तमान में 26 मार्च 2027 को रिलीज के लिए निर्धारित है। 22 देवर ने ऑस्ट्रेलियाई जीवनी मिनी सीरीज एप्पल साइडर विनेगर में बदनाम वेलनेस इन्फ्लुएंसर और दोषी ठग बेले गिब्सन की मुख्य भूमिका निभाई। इसे फरवरी 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 33 संगीत
डेलरॉय जॉर्ज लिंडो, जन्म 18 नवंबर 1952, एक अंग्रेजी अमेरिकी अभिनेता है। एक वह NAACP इमेज अवार्ड, सैटेलाइट अवार्ड और ड्रामा डेस्क अवार्ड, हेलेन हेस अवार्ड, टोनी अवार्ड, 2 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन जैसे पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 16 साल की उम्र में वे अपनी मां के साथ सैन फ्रांसिस्को चले गए। उसके बाद वे लंदन छोड़कर कुछ सालों के लिए कनाडा में रहे। यहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अभिनय में प्रवेश किया। लिंडो ने 4 स्पाइक ली फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। मैल्कम एक्स 1992 में वेस्ट इंडियन आर्ची, क्रुकलिन 1994 में वुडी कारमाइकल, क्लॉकर्स 1995 में रॉडनी लिटिल और द पांच ब्लड्स 2020 में पॉल। वियतनाम युद्ध के दिग्गज के रूप में द पांच ब्लड्स में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीता। लिंडो ने गेट शॉर्टी 1995 में बो कैटलेट, द साइडर हाउस रूल्स 1999 में आर्थर रोज और गॉन इन 60 सेकंड्स 2000 में डिटेक्टिव कैसलबेक की भूमिका भी निभाई। लिंडो ने टीवी सीरीज द शिकागो कोर 2011 में एल्डरमैन रोनिन गिबन्स के रूप में, सीरीज बिलीव 2014 में विंटर के रूप में और द गुड फाइट 2017 से 2021 में एड्रियन बोसमैन के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। डेलरॉय लिंडो का जन्म 1952 में लुइसहम में हुआ था। वे जमैका के माता-पिता के बेटे थे जो विंडरश पीरी का हिस्सा थे। उनकी मां 1951 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यूके में आ गई थीं। 3 और उनके पिता ने विभिन्न नौकरियों में काम किया। 4 लिंडो पास के एल्थम में पलेब्रे और वुलविच पॉलिटेक्निक स्कूल फॉर बॉयज में पढ़े। उन्हें बचपन में अभिनय में दिलचस्पी तब हुई जब वे स्कूल में एक नेटिविटी प्ले में दिखाई दिए। जब वह किशोर थे, लिंडो अपनी मां के साथ टोरंटो, कनाडा चले गए। जब वह 16 साल के थे तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को चले गए। 24 साल की उम्र में लिंडो ने अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में अभिनय की पढ़ाई शुरू की। 1979 में स्नातक किया। 6 आजीविका। लिंडो ने 1976 में कनाडाई जॉन कैंडी कॉमेडी फाइंड द लेडी से अपनी फिल्मी शुरुआत की। उन्होंने मोर अमेरिकन ग्रेफिटी 1979 में एक सेना हवलदार की भूमिका निभाई। 7 1980 के दशक की शुरुआत से एक दशक तक लिंडो का करियर फिल्म की तुलना में थिएटर अभिनय पर अधिक केंद्रित था, हालांकि उन्होंने कहा है कि यह एक सचेत निर्णय नहीं था। 7 1982 में उन्होंने ब्रॉडवे पर मास्टर हेरोल्ड और द बॉयज में डेब्यू किया, जिसका निर्देशन नाटक के दक्षिण अफ्रीकी लेखक एथोल फुगार्ड ने किया था। 1988 तक लिंडो ने ऑगस्ट विल्सन की जो टर्नर की कम एंड गॉन में हेराल्ड लूमिस के अपने चित्रण के लिए टोनी नामांकन अर्जित किया था। 8 9 लिंडो ने साइंस फिक्शन फिल्म सैल्यूट ऑफ द जगर 1990 में फिल्मी दुनिया में वापसी की, जो एक कल्ट क्लासिक बन गई है। हालांकि उन्होंने डू द राइट थिंग में एक भूमिका के लिए स्पाइक ली को मना कर दिया था। ली ने उन्हें ड्रामा क्रुकलिन 1994 में वुडी कारमाइकल के रूप में कास्ट किया, जिसने लिंडो को नोटिस में ला दिया। ली के साथ उनकी अन्य भूमिकाओं में मैल्कम एक्स में एक मानसिक रूप से बीमार गैंगस्टर वेस्ट इंडियन आर्ची और क्लॉकर्स में एक पड़ोस के ड्रग डीलर की मुख्य भूमिका शामिल है। अन्य फिल्में जिनमें उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई है वे है बैरी सोननफेल्ड की गेट शॉर्टी 1995, रॉन हॉवर्ड की रैनसम 1996 और सोल ऑफ द गेम 1996, जिसमें उन्होंने बेसबॉल खिलाड़ी सैचेल पैगे की भूमिका निभाई। 1998 में लिंडो ने केविन हुक्स द्वारा निर्देशित टीवी फिल्म ग्लोरी एंड ऑनर में अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता मैथ्यू हेसन की भूमिका निभाई। इसमें आर्कटिक अन्वेषण में कमांडर रॉबर्ट पीरी के साथ हेसन की लगभग 20 साल की साझेदारी और 1909 में भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को खोजने के उनके प्रयास को दर्शाया गया। हेसन की भूमिका के लिए लिंडो को
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सैटेलाइट अवार्ड मिला। लिंडो ने टेलीविजन में काम करना जारी रखा और 2006 में उन्हें अल्पकालिक एनबीसी नाटक किडनैप्ड में देखा गया। 10. लिंडो ने 1995 की फिल्म कांगो में भ्रष्ट कैप्टन वांटा की भूमिका निभाते हुए एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 11. लिंडो को इस भूमिका के लिए श्रेय नहीं दिया गया। उन्होंने कॉमेडी फिल्म ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी 1997 में एक देवदूत की भूमिका निभाई। उन्होंने द सिम्पसंस के एपिसोड ब्रॉल इन द फैमिली में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने गैब्रियल नामक एक पात्र की भूमिका निभाई। पॉल मॉरिसन द्वारा निर्देशित ब्रिटिश फिल्म वंडरस ऑब्लिवियन 2003 में लिंडो ने डेनिस सैमुअल्स की भूमिका निभाई, जो 1950 के दशक में लंदन में एक जमैका आप्रवासी परिवार के पिता थे। लिंडो ने कहा कि उन्होंने यह फिल्म अपने माता-पिता के सम्मान में बनाई थी, जो उन वर्षों में इसी तरह लंदन चले गए थे। 5. 2007 में लिंडो ने बर्कले, कैलिफोर्निया में बर्कले रिपर्टरी थिएटर के साथ एक सहयोग शुरू किया, जब उन्होंने तान्या बारफील्ड के नाटक द ब्लू डोर का निर्देशन किया। 2008 की शरद ऋतु में लिंडो ने ऑगस्ट विल्सन के नाटक जो टर्नर के कम एंड गॉन पर फिर से काम किया, बर्कले रेप में एक प्रोडक्शन का निर्देशन किया। 12. 2010 में उन्होंने लंदन के यंग विक थिएटर में डेविड लेन के जो टर्नर के प्रोडक्शन में बुजुर्ग द्रष्टा बायन की भूमिका निभाई। 13. लिंडो फॉक्स क्राइम ड्रामा द शिकागो कोर 2011, एनबीसी फंतासी सीरीज बिलीव और एबीसी सोप ब्लड एंड ऑयल 2015 के मुख्य कलाकारों में थे। 2017 में लिंडो ने सीबीएस लीगल ड्रामा द गुड फाइट में एड्रियन बोसमैन का किरदार निभाना शुरू किया, एक ऐसी भूमिका जिसमें वह सीरीज के पहले 4 सीजन में अभिनय करेंगे और इसके 5वें सीजन में अतिथि कलाकार के रूप में फिर से नजर आएंगे। 14. 15. लिंडो को मार्च 2020 में एबीसी ड्रामा पायलट हार्लेम किचन में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। 16. 2015 में लिंडो को काले राष्ट्रवादी ऐतिहासिक व्यक्ति की बायोपिक में मार्कस गर्वे की भूमिका निभाने की उम्मीद थी, जो कई वर्षों से प्री प्रोडक्शन में था। 17, 18, 19 हाल के वर्षों में लिंडो एक्शन फिल्म पॉइंट ब्रेक 2015, ड्रामा बैटल क्रीक 2017, हॉरर फिल्म मालिसियस 2018 और द हार्डर दे फॉल 2021 में बास रीव्स के रूप में दिखाई दिए हैं। लिंडो स्पाइक ली के साथ एक और सहयोग में द पांच ब्लर्स 2020 में दिखाई दिए। द पांच ब्लर्स में अपनी भूमिका के लिए लिंडो को आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले। 2021 एंटरटेनमेंट वीकली ने हुलू की कॉमेडी सीरीज अनप्रिसन्ड 2023 के बारे में कहा, डेलरॉय लिंडो इतना अच्छा है कि इसे अवैध होना चाहिए। 22 2025 में लिंडो ने रयान कुगलर की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सिनर्स में डेल्टा स्लिम की सहायक भूमिका निभाई। आगामी जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि लिंडो नील गैमन की अनांसी बॉयज के ब्रिटिश अमेज़न प्राइम मिनिसीरीज रूपांतरण में मलाकी किर्बी के साथ मिस्टर नैन्सी के रूप में अभिनय करेंगे। 23 नवंबर में लिंडो आधिकारिक तौर पर एक अज्ञात भूमिका में आगामी मार्वल स्टूडियोज फिल्म ब्लेड के कलाकारों में शामिल हो गए। 24 2020 तक लिंडो विंडरश पीरी के बारे में अपने निर्देशन की शुरुआत के लिए एक पटकथा विकसित कर रहे थे। 25 व्यक्तिगत जीवन लिंडो ने 1990 में अपनी पत्नी नशोर मेह से शादी की। वे 1996 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में बस गए। वे न्यूयॉर्क शहर से चले गए और लॉस एंजल्स की तुलना में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को प्राथमिकता दी। उनके बेटे दामिरी का जन्म 2001 में हुआ। 26 27 लिंडो एक फुटबॉल प्रशंसक है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का समर्थन करते हैं। 28 विंडरश पीरी के बारे में अधिक जानने के बाद अपनी मां के विवरण और वंडरस ओब्लिवियन में जमैका के अप्रवासी के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से लिंडो इस विषय और इतिहास का और अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए। 2014 में
उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के गैलाटिन स्कूल से मास्टर की थीसिस पूरी की। 25 उन्हें वर्जीनिया यूनियन यूनिवर्सिटी से कला और मानविकी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 29 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1976 महिला को खोजें सैम 1979 अधिक अमेरिकी भित्तिचित्र सेना सार्जेंट 1990 नायकों का खून ब्लू चंद्रमा के पर्वत मबरूकी उज्ज्वल परी हार्ले 1991 द हार्ड वे कैप्टन ब्रिक्स 1992 मेलकम एक्स वेस्ट इंडियन आर्ची 1993 अंदर खून बाहर खून सच्चा श्री जोन्स हावर्ड 1994 बेहानजिन का घर छोरो बेहनजिन। उन्होंने अल्पकालिक फॉक्स टीवी श्रृंखला अल्काट्राज 2012 में एमरसन हॉसर के रूप में अभिनय किया। उन्होंने फंतासी एडवेंचर फिल्म द एडवेंचरर द कर्स ऑफ द मिडास बॉक्स 27 2014 में ओटो लुगर की भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्मिंघम में सेट बीबीसी श्रृंखला पीकी ब्लाइंडर्स में उनकी भूमिका थी। उन्होंने चीफ इंस्पेक्टर चेस्टर कैंपबेल की भूमिका निभाई, जो एक क्रूर भ्रष्ट पुलिसकर्मी था जो चर्चिल के आदेश पर शहर को साफ करने आया था। अगाथा क्रिस्टी की थ्रिलर पर आधारित 2015 की बीबीसी टीवी मिनी सीरीज एंड देन देयर वेयर नोन में उन्होंने जनरल मैकार्थर की भूमिका निभाई। 2016 में उन्होंने न्यूजीलैंड में बनी फिल्म हंट फॉर द वाइल्डर पीपल में अभिनय किया, जिसका निर्देशन ताइका वेटिटी ने किया था, साथ ही आईटीवी मिनीसीरीज टूतनखामुन में भी। 2017 में नील वेटिटी की फंतासी सीक्वल थोर रग्नारोक में एक दृश्य में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने ओडिन, जैसा कि एंथनी हॉपकिंस द्वारा दर्शाया गया है, की भूमिका निभाने वाले अभिनेता की भूमिका निभाई। साथ ही ल्यूक हेम्सवर्थ और मैट डेमन ने क्रमशः थोर और लोकी की भूमिका निभाई। वह 2022 में थोर लव एंड थंडर में उसी अभिनेता की भूमिका निभाते हैं। 2018 में उन्होंने मिस्टर मैकग्रेगर का किरदार निभाया और पीटर रैबिट में टॉमी ब्रॉक की आवाज भी दी। 2019 में उन्हें एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया में डेनिस गोल्डबर्ग की भूमिका के लिए चुना गया। हालांकि बाद में इयान हार्ट के साथ भूमिका को फिर से निभाया गया। 2019 के अंत में उन्हें जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में डॉ एलन ग्रांट के अपने चरित्र को फिर से निभाने की घोषणा की गई, जो जुलाई 2022 में रिलीज हुई। 28 2022 में नील फॉक्सटेल के कानूनी नाटक द 12 में ब्रेट कोल्बी के रूप में दिखाई दिए। जब सीरीज को सीरीज 2 के लिए नवीनीकृत किया गया, तो नील मूल सीजन 1 के कलाकारों में से ऐसा करने वाले एकमात्र सदस्य होने के नाते कोल्बी की भूमिका को फिर से निभाएंगे। 16 सितंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि द 12 को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था और नील कोल्बी के रूप में वापसी करेंगे। 6 दिसंबर 2024 को नील को द 12 में उनकी भूमिका के लिए 2025 ACTA पुरस्कारों के लिए नामांकित घोषित किया गया। 21 जून 2024 को नील को नेटफ्लिक्स ड्रामा अनटेम्ड के कलाकारों में नामित किया गया। 32 व्यक्तिगत जीवन 1980 में नील की मुलाकात अभिनेत्री लिसा हैरो से ओमेन 3 द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट 1981 की शूटिंग के दौरान हुई और उनका एक बेटा है। 33 उन्होंने 1989 में मेकअप आर्टिस्ट नोरिको वतनबे से शादी की और उनकी एक बेटी है। उन्होंने वतनबे की पहली शादी से हुई बेटी को भी गोद लिया। 34 वे 2017 में वतनबे से अलग हो गए। 36 और 2018 से 2021 तक ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक पत्रकार लॉरा टिंगल को डेट किया। 39 40 अपनी 20वीं की उम्र में नील ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे गोद लेने के लिए रखा गया था। 1994 में वे फिर से मिले। 41 नील न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के एलेक्जेंड्रा में रहते हैं और उनके पास टू पैडॉक्स नामक एक वाइनरी है, जिसमें गिब्सटन में एक वाइनयार्ड और एलेक्जेंड्रा के पास 2 वाइनयार्ड शामिल है।
ये सभी सेंट्रल ओटागो वाइन क्षेत्र में है। 42 उनका पेशा टू पैडॉक्स चलाना है। मैं चाहता हूं कि वाइनयार्ड मेरा भरण पोषण करे, लेकिन मुझे डर है कि यह इसके विपरीत है। यह बहुत किफायती व्यवसाय नहीं है, नील ने कहा। 26 यह एक हास्यास्पद रूप से समय और पैसा लेने वाला व्यवसाय है। अगर यह इतना संतोषजनक और मजेदार न होता तो मैं इसे नहीं करता, और यह मुझे कभी कभी परेशान कर देता है। 26 उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से खेत पर अपने कारनामों को साझा करने में मजा आता है। 43 वह अपने खेत के जानवरों का नाम फिल्म उद्योग के सहकर्मियों के नाम पर रखते हैं। 44 नील न्यूजीलैंड लेबर पार्टी 45 और ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी का समर्थन करते हैं। वे 1979 से इक्विटी न्यूजीलैंड ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं। 46 मार्च 2023 में नील ने खुलासा किया कि वह स्टेज 3 एंजियोइम्यूनोब्लास्टिक टी सेल लिम्फोमा, एक प्रकार के रक्त कैंसर से पीड़ित होने के बाद मार्च 2022 से कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे, जो कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के प्रचार के दौरान पहली बार देखी गई ग्रंथियों में सूजन के बाद हुआ था। 47 उन्होंने कहा कि कैंसर में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें जीवन भर मासिक कीमोथेरेपी की आवश्यकता होगी। 48 47 नील ने कैंसर के इलाज के दौरान काम से दूर 1 साल का समय एक संस्मरण लिखने में बिताया। क्या मैंने आपको कभी यह बताया? जो मार्च 2023 में प्रकाशित होगा। 49 47 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1975 भूम बिछल एरिक राख पुजारी। नील ने फिलिप मान द्वारा निर्देशित एक विश्वविद्यालय प्रोडक्शन में मैकबेथ की भूमिका निभाई, फिर डाउनस्टेज में एक पेशेवर भुगतान वाले अभिनेता के रूप में प्रति सप्ताह $25 के लिए शामिल हुए। साथ ही शो से पहले दर्शकों को परोसे जाने वाले भोजन से बचा हुआ रसोई का खाना भी दिया। 2004 में ऑस्ट्रेलियाई टॉक शो इनफ रोप पर साक्षात्कारकर्ता एंड्रयू डेंटन ने नील के हकलाने के विषय पर संक्षेप में बात की। उन्होंने याद किया कि इसने उनके जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित किया था, और परिणामस्वरूप उन्होंने अक्सर खुद को उम्मीद करते हुए पाया कि लोग उनसे बात नहीं करेंगे ताकि उन्हें जवाब न देना पड़े। उन्होंने यह भी कहा, मैं इससे बाहर निकल गया, लेकिन आप अभी भी मुझे एक हकलाने वाले के रूप में पहचान सकते हैं। 16 आजीविका न्यूजीलैंड लैंडफॉल ए फिल्म अबाउट अवरसेल्व्स 1974 से चित्र। नील की पहली फिल्म न्यूजीलैंड की टेलीविजन फिल्म द सिटी ऑफ नो 1971 थी। इसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट द वाटर साइकिल 1972 और टेलीविजन फिल्म हंसडफर 1973 बनाई। नील ने न्यूजीलैंड नेशनल फिल्म यूनिट के लिए एक फिल्म लिखी और निर्देशित की, टेलीफोन एटिकेट 1974। वे लैंडफॉल 1975 में भी नजर आए। 21 न्यूजीलैंड में नील का सफल प्रदर्शन फिल्म स्लीपिंग डॉग्स 1977 थी, जो विदेशों में व्यापक रूप से प्रदर्शित होने वाली पहली स्थानीय फिल्म थी। ऑस्ट्रेलिया नील ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन्होंने टीवी शो द सुलिवंस में अतिथि भूमिका निभाई। वह जूडी डेविस के साथ माई ब्रिलियंट करियर 1979 में रोमांटिक पुरुष प्रधान भूमिका में थे, जो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। उन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलियाई फिल्में बनाईं जो कम व्यापक रूप से देखी गई। द जर्नलिस्ट 1979, जस्ट आउट ऑफ रीच 1979 और अटैक फोर्स जेड 1981 और यंग रामसे और लुसिंडा ब्रेफोर्ड जैसे टेलीविजन प्रोडक्शंस में दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर 1981 में उन्होंने ओमेन 3 द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट में शैतान के बेटे डेमियन थॉर्न के रूप में अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका जीती। 22 उसी वर्ष उन्होंने आंद्रेज जुलावस्की की पंत फिल्म पोजेशन में मुख्य भूमिका निभाई। 22 1982 की फिल्म इवान्हो ने नील को स्वीडन में एक स्थानीय सेलिब्रिटी बना दिया, जहां इसे 40 वर्षों तक हर नए साल के दिन एसवीटी पर प्रसारित किया जाता है। 23
वह जेम्स बॉन्ड की भूमिका में रोजर मूर की जगह लेने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में से एक थे, लेकिन टिमोथी डाल्टन से हार गए। उनकी कई ऑस्ट्रेलियाई भूमिकाओं में एविल एंजेल्स 1988, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाहर ए क्राई इन द डार्क के रूप में रिलीज में माइकल चेम्बरलेन की भूमिका निभाना शामिल है। 24 अजारिया चेम्बरलेन के मामले के बारे में एक फिल्म। 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नील ने कई फिल्मों और टेलीविजन ड्रामा और कॉमेडी में नायक और कभी-कभी खलनायक की भूमिका निभाई है। यूके में उन्होंने शुरुआती प्रसिद्धि प्राप्त की और मिनी सीरीज रीली एस ऑफ स्पाइज 1983 में वास्तविक जीवन के जासूस सिडनी रीली की भूमिका निभाने के बाद गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित हुए। एक शुरुआती अमेरिकी अभिनीत भूमिका 1987 की अमेरिका में थी, जिसमें उन्होंने एक वरिष्ठ केजीबी अधिकारी की भूमिका निभाई थी जो पराजित संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे और विभाजन का नेतृत्व कर रहा था। फिल्मों में उनकी प्रमुख और सहअभिनीत भूमिकाओं में थ्रिलर डेड कैलम 1989, 22 दो भाग का ऐतिहासिक महाकाव्य ला रेवोल्यूशन फ्रांसेसे 1989, मार्किस डी लाफायते के रूप में द हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, डेथ इन ब्रंसविक 1990, 22, जिसमें उन्हें पुराने दोस्त जॉन क्लार्क के साथ फिर से जोड़ा गया था, जुरासिक पार्क 1993, 25 सायरन 1994, द जंगल बुक 1994, जॉन कारपेंटर की इन द माउथ ऑफ मैडनेस 1995, इवेंट होराइजन 1997, बाइसेंटेनियल मैन 1999, कॉमेडी द डिश 2000, 22 और जुरासिक पार्क 3 2001 शामिल है। नील ने कभी-कभी न्यूजीलैंड की फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें द पियानो 1993, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स 2003, अंडर द माउंटेन 2009 और हंट फॉर द वाइल्डर पीपल 2016 शामिल है। उन्होंने 1995 में डॉक्यूमेंट्री सिनेमा ऑफ अनीज ए पर्सनल जर्नी बाय सैम नील 1995 के साथ निर्देशन में वापसी की, जिसे उन्होंने जूडी राइमर के साथ लिखा और निर्देशित किया। 1993 में उन्होंने एनी आर्चर के साथ क्वेश्चन ऑफ फेथ में सहअभिनय किया, जो एक स्वतंत्र नाटक था जो एक महिला की कैंसर को हराने और एक बच्चे को जन्म देने की लड़ाई की सच्ची कहानी पर आधारित था। 2000 में उन्होंने द मैजिक पुडिंग में सैम सॉनॉफ की आवाज दी। 2001 में उन्होंने बीबीसी के लिए स्पेस, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाइपरस्पेस नामक एक वृत्तचित्र श्रृंखला की मेजबानी और वर्णन किया। उन्होंने मर्लिन 1998 में इसी नाम के जादूगर की भूमिका निभाई, जो किंग आर्थर की किंवदंतियों पर आधारित एक लघु श्रृंखला थी। उन्होंने अगली कड़ी मर्लिन्स अप्रेंटिस 2006 में अपनी भूमिका दोहराई। नील ने ऐतिहासिक नाटक द ट्यूडर्स में कार्डिनल थॉमस वॉल्सी की भूमिका निभाई। मुझे कहना होगा कि मुझे द ट्यूडर्स बनाने में बहुत मजा आया, उन्होंने कहा। 26 यह 6 महीने तक एक ऐसे किरदार के साथ रहा जो मुझे बेहद दिलचस्प लगा, एक ऐसे कलाकार के साथ जो मुझे बहुत पसंद आया और एक ऐसी कहानी के साथ जो मुझे बहुत आकर्षक लगी। इसमें ऐसे तत्व हैं जिन्हें हराना मुश्किल है, बदला और विश्वासघात, वासना और देशद्रोह, वे सभी चीजें जो अच्छी कहानियों के लिए जरूरी है। 26 सर निगेल जॉन डरमोट सैम नील, जन्म 14 सितंबर 1947, न्यूजीलैंड के एक अभिनेता है। उनके करियर में ड्रामा और ब्लॉकबस्टर दोनों में प्रमुख भूमिकाएं शामिल है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी व्यक्ति माना जाता है। उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 1-2 उत्तरी आयरलैंड में एक अंग्रेज माँ और न्यूजीलैंड के पिता के घर जन्मे नील 1954 में अपने परिवार के साथ क्राइस्टचर्च चले गए। उन्हें पहली बार फिल्म स्लीपिंग डॉग्स 1977 में अपनी उपस्थिति से पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने माई ब्रिलियंट करियर 1979, ओमेन 3, द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, पोजेशन दोनों 1981, एविल एंजेल्स जिसे ए क्राई इन द डार्क के नाम से भी जाना जाता है 1988, डेड कैलम 1989,
द हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, द पियानो 1993 और इन द माउथ ऑफ मैडनेस 1994 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। जुरासिक पार्क 1993 में डॉ. एलन ग्रांट के रूप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। उन्होंने जुरासिक पार्क 3 2001 और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 में भूमिका को दोहराया। फिल्म के अलावा नील कई टेलीविजन सीरीज में अतिथि और आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं, जिनमें रीली, एस ऑफ स्पाइज 1983, द सिम्पसन्स 1994, द ट्यूडर्स 2007, क्रूसो 2008 से 2010, हैप्पी टाउन 2010, अल्काट्राज 2012 और रिक एंड मॉर्टी 2019 शामिल है। उन्होंने मर्लिन 1998 और मर्लिन के अप्रेंटिस 2006 में शीर्षक चरित्र मर्लिन के रूप में और पीकी ब्लाइंडर्स 2013 से 2014 की पहली 2 सीरीज में मेजर चेस्टर कैंपबेल के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने कई वृत्तचित्र प्रस्तुत किए और उनका वर्णन किया है। नील को AACTA अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल, लॉन्गफोर्ड लेल अवार्ड, न्यूजीलैंड फिल्म अवार्ड और मोस्ट आउटस्टैंडिंग एक्टर के लिए लॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 3 गोल्डन ग्लोब और 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है। 3 उन्होंने 2023 लॉजी में मोस्ट पॉपुलर एक्टर के लिए सिल्वर लॉजी 4 जीता। प्रारंभिक जीवन। निगेल जॉन डरमोट नील का जन्म 14 सितंबर 1947 को ओमाग में हुआ था, जो अंग्रेज मां प्रिसिला बीट्राइस, नी इंघम और न्यूजीलैंड के पिता डरमोट नील के बेटे थे। 5 परिणामस्वरूप उनके पास न्यूजीलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के लिए 3 प्रलेखित राष्ट्रीयताएं हैं। 6. 7. उनके परदादा परसिवल पर्सी नील ने मेलबर्न में व्यापारियों की एक फर्म में शामिल होकर बेलफास्ट को ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया था। 4 साल बाद 1863 में वह न्यूजीलैंड चले गए और डुनेडिन में बस गए। वह एक शराब व्यापारी का बेटा था जो फ्रांस से शराब आयात करता था। 8, 9, 10 नील के जन्म के समय उनके पिता उत्तरी आयरलैंड में तैनात थे, रॉयल आयरिश फ्यूसिलर्स के एक अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे थे। 12, 13 1954 में नील परिवार न्यूजीलैंड चला गया और क्राइस्टचर्च के कश्मीरी उपनगर में बस गया। 14 उन्होंने कश्मीरी प्राइमरी स्कूल और मेडबरी स्कूल, एक निजी प्रेप स्कूल में पढ़ाई की। 1 साल बाद उनके माता पिता और छोटी बहन जूलियट दक्षिण में अपने पिता के गृह नगर डुनेडिन चले गए। वे मैकेंड्रू बे में रहते थे, जहां बच्चे छुट्टियों में खुलेआम घूम सकते थे। 15 उन्होंने पहली बार स्कूल में खुद को सैम कहलाना शुरू किया, क्योंकि वहां निगेल नाम के कई अन्य छात्र थे और क्योंकि उन्हें लगा कि निगेल नाम न्यूजीलैंड के खेल के मैदान के लिए थोड़ा प्रभावहीन है। 16, 17, 18 1961 से उन्होंने क्राइस्टचर्च में एंग्लिकन लड़कों के बोर्डिंग और डे सेकेंडरी स्कूल क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने कानून पर विचार किया, लेकिन 1 साल बर्बाद हो गया क्योंकि वे सभी 4 कानून इकाइयों में असफल रहे। उद्धरण वांछित। नील कई नाटकों में थे, जैसे कि ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में थिसस की भूमिका निभाना, जिसे कैंटरबरी यूनिवर्सिटी ड्रामा सोसाइटी के लिए नगियो मार्श द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने मर्विन थॉम्पसन द्वारा मैराट सेड के निर्माण में अभिनय किया, और जब एक अन्य अभिनेता वेलिंगटन सीजन से बाहर हो गया, तो नील ने जैक्स रूक्स के रूप में उनकी जगह ली। 19 नाटक का मंचन डाउनस्टेज थिएटर में किया गया था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताया और देखा कि क्राइस्टचर्च या डुनेडिन के विपरीत कला और नाटक शहर के ताने बाने का हिस्सा थे। उन्होंने कैंटरबरी से विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन में दर्शनशास्त्र इकाई के साथ अपनी कला स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्थानांतरित कर लिया, और जॉन क्लार्क द्वारा कुछ अंतिम मिनट की कोचिंग के साथ तर्क पेपर पास किया। उद्धरण वांछित। फियर द वॉकिंग डेड का प्रीमियर 23 अगस्त 2015 को हुआ। 27 अगस्त को
डेबनाम कैरी ने श्रृंखला को बढ़ावा देते हुए जिमी किमेल लाइव पर अपना पहला टॉक शो प्रदर्शित किया। 35 दिसंबर में द रैप ने द 100 और फियर द वॉकिंग डेड के लिए 2015 के 15 ब्रेकआउट टीवी सितारों में से एक के रूप में डेबनाम कैरी को दिखाया। 2016 में उन्होंने द 100 पर लेक्सा के लिए फैन फ्रीकआउट ऑफ द ईयर के लिए एमटीवी फैंडम अवार्ड जीता। 37 और ऑनलाइन टीवी स्कूप अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अतिथि स्टार लेक्सा के रूप में और फीमेल ब्रेकआउट स्टार लेक्सा और एलिसिया क्लार्क के लिए। 38 डेबनाम कैरी को द 100 में लेक्सा की भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। 39-40 उन्हें फियर द वॉकिंग डेड का एक ब्रेकआउट स्टार भी माना जाता है। 41-42 उन्हें श्रृंखला में उनके काम के लिए भी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। फोर्ब्स के एरिक कैन ने लिखा, डेबनाम कैरी एक शानदार अभिनेता है। वह द 100 में बहुत अच्छी थीं लेकिन वह फियर में और भी बेहतर है। तीसरे सीजन के एपिसोड दिस लैंड इज योर लैंड में उनके प्रदर्शन को शो को ऊपर उठाने का श्रेय दिया। 43 वैनिटी फेयर की लॉरा ब्रैडली ने कहा कि डेबनाम कैरी ने सीजन 4 के एपिसोड क्लोज योर आइज में अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। 44 और डेन ऑफ गीक के डेविड जपांटा ने इसे यकीनन करियर को परिभाषित करने वाला प्रदर्शन माना। 45 डेबनाम कैरी 7 जनवरी 2016 को जर्मनी में रिलीज हुई जर्मन थ्रिलर फ्रेंड रिक्वेस्ट में लॉरा की मुख्य भूमिका में दिखाई दीं। 46 अक्टूबर 2017 में उन्हें क्राइम ड्रामा ए वायलेंट सेपरेशन 2019 में पीड़िता की छोटी बहन फ्रांसेस कैंपबेल के रूप में लिया गया। 2017 और 2018 में उन्हें फियर द वॉकिंग डेड में उनके काम के लिए टेलीविजन सीरीज में एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 47-48 2020 में उन्होंने द 100 की सीरीज के फिनाले में एक भूमिका निभाई जिसमें एक जज के रूप में जानी जाने वाली भूमिका निभाई जिसने संवाद करने के लिए लेक्सा का रूप धारण किया। 49 जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि डेबनाम कैरी 2022 में फियर द वॉकिंग डेड के सीजन 7 के एपिसोड के लिए अपना निर्देशन डेब्यू करेंगी। 50 उन्होंने सीजन के 11वें एपिसोड ओफेलिया का निर्देशन किया। 51 डेबनाम कैरी ने कहा कि जब से उन्होंने स्कूल में फिल्म की क्लास ली थी तब से उन्हें हमेशा निर्देशन में दिलचस्पी थी जहां उन्होंने एक लघु फिल्म बनाई थी। 52-53 मई 2022 में उन्होंने घोषणा की कि 7वें सीजन का एपिसोड अमीना सीरीज में उनका अंतिम था। 54 2023 वर्तमान सेंट एक्स द लॉस्ट फ्लावर्स ऑफ एलिस हार्ट और एप्पल साइडर विनेगर। डेबनाम कैरी ने 8 भाग की हुलू श्रृंखला सेंट एक्स 2023 में एमिली के रूप में अभिनय किया जो एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसे कई समय सीमाओं और दृष्टिकोणों के माध्यम से बताया गया है जो एलेक्सिस शेटकिन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 55-56 उन्होंने द लॉस्ट फ्लावर्स ऑफ एलिस हार्ट में एलिस हार्ट का भी किरदार निभाया जो होली रिंगलैंड के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित 7 एपिसोड की अमेजन ओरिजिनल सीरीज में सिगोर्नी वीवर के साथ सहअभिनीत थी। 57-58 श्रृंखला को 12 AACTA पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसमें डेबनाम कैरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन भी शामिल है। 7 नवंबर 2023 को डायर ने डेबनाम कैरी को अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई राजदूत घोषित किया। 2024 में डेबनाम कैरी स्वतंत्र विज्ञान थ्रिलर फिल्म इट्स व्हाट्स इनसाइड में दिखाई दीं जिसे ग्रेग जार्डिन ने लिखा और निर्देशित किया। 61 उन्होंने 2025 की सीमित ड्रामा सीरीज एप्पल साइडर विनेगर में सहअभिनय किया जिसे नेटफ्लिक्स के लिए सामंथा स्ट्रॉस ने बनाया था जो स्वास्थ्य और कल्याण स्कैमर्स की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। 62 वह 2027 की फिल्म गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में अभिनय करेंगी। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स
2003 मार्था का नया कोट एलसी लघु फिल्म। 2006 सुरक्षित घर ली आवाज लघु फिल्म। 2008 जिगसॉ गर्ल केटलाइन लघु फिल्म। 2010 टैटू कलाकार के पास जेन लघु फिल्म। 2011 शाखा अनीका लघु फिल्म। 2014 तूफान में केटलिन जॉनस्टन शैतान का हाथ मेरी। 2016 मित्र अनुरोध लॉरा वुडसन। 2019 एक हिंसक अलगाव फ्रांसिस कैंपबेल। 2024 यह अंदर क्या है निकी। 2025 पसंद किया रॉक्सी डाक उत्पादन। 2027 गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा टीबीए फिल्माने। चाबी उन फिल्म या टीवी प्रोडक्शन को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2006 मैक्लियोर की बेटियां क्लो सैंडरसन एपिसोड सेकंड बेस्ट। 2008 स्वप्न जीवन कैसी टीवी फिल्म। 2010 नृत्य अकादमी एमआईए एपिसोड परफेक्शन। 2013 अगला पड़ाव हॉलीवुड स्वयं वृत्तचित्र श्रृंखला। आइवर डैनियल मिंडेल एएससी बीएससी एसएएससी जन्म 27 मई 1958 एक दक्षिण अफ्रीकी अमेरिकी छायाकार है, एक जो ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से टोनी स्कॉट और जे अब्राम्स द्वारा निर्देशित फिल्में। 2 प्रारंभिक जीवन मिंडेल का जन्म जोहान्सबर्ग 3 में हुआ था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त की। आजीविका उन्होंने अपना करियर एक कैमरा लोडर के रूप में शुरू किया, उसके बाद वे जॉन बोरमन की 1985 की फिल्म द एमराल्ड फॉरेस्ट में क्लैपर लोडर और सहायक कैमरामैन बन गए, जिसमें फ्रांसीसी छायाकार फिलिप रूसेलोट थे। इसके तुरंत बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और कई अन्य निर्देशकों के अलावा रिडले और टोनी स्कॉट के लिए विज्ञापनों पर काम करना शुरू कर दिया। 4 1990 के दशक के दौरान मिंडेल ने टोनी स्कॉट या रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित फीचर फिल्मों पर कैमरा ऑपरेटर या फोटोग्राफर के रूप में काम किया, जिसमें थेल्मा एंड लुइस और क्रिम्सन टाइड शामिल है। 1997 में मिंडेल को रिडले स्कॉट की जीआई जेन पर फोटोग्राफी के दूसरे यूनिट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इसने मिंडेल के लिए टोनी स्कॉट की 1998 की एक्शन थ्रिलर एनिमी ऑफ द स्टेट पर फोटोग्राफी के डायरेक्टर बनने का रास्ता खोल दिया। मिंडेल ने शंघाई नून, स्टक ऑन यू, द स्केलेटन की, जॉन कार्टर और टोनी स्कॉट की स्पाई गेम और डोमिनो जैसी फिल्मों के लिए फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में काम किया। उन्होंने द बॉर्न आइडेंटिटी और लायंस फॉर लैम्प्स जैसी फिल्मों के लिए अतिरिक्त फोटोग्राफी भी की है। निर्देशक जे अब्राम्स ने 2006 के मिशन इम्पॉसिबल 3 पर फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में मिंडेल का चयन किया। मिंडेल ने 2009 के स्टार ट्रेक और इसके अनुवर्ती स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस के छायाकार के रूप में अब्राम्स के साथ फिर से काम किया। 5 मिंडेल स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस पर फोटोग्राफी के निर्देशक थे, जिसे 18 दिसंबर 2015 को रिलीज किया गया था। 6 बाद में उन्हें स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर के साथ फ्रेंचाइजी में लौटने की घोषणा की गई। 8 जिसे अब्राम्स ने भी निर्देशित किया, जिसने 1 अगस्त 2018 को पाइनवुड स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू किया। 9 द राइज ऑफ स्काईवॉकर की रिलीज के 3 साल बाद मिंडेल ने मार्वल स्टूडियोज की फिल्मों डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मैनिया के लिए अतिरिक्त फोटोग्राफी पर काम किया। शैली उनके काम में रोलेक्सिस कैमरे के उपयोग के साथ बहुत ही शैलीगत कैमरा मूवमेंट की विशेषता होती है, साथ ही पेनाविजन एनामॉर्फिक प्रारूप और वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी में शूटिंग भी होती है। व्यक्तिगत जीवन मिंडेल का विवाह लिसा फॉलन मिंडेल से हुआ है और उनके 4 बच्चे हैं, सैमुअल, ईडन, मॉली और लिली। फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स 1992 रेड शू डायरीज जालमन किंग माइकल काल्बर्निकॉफ 3 एपिसोड 1996 खतरनाक दिमाग जेम्स हेमेन एपिसोड पायलट लघु फिल्म
वर्ष शीर्षक निदेशक 1996 टोह ब्रेक आइजनर स्नेकलैंड जोएल बेंटोलीला 2000 किलर पिंक पैट्रिक कैडेल 2004 दांतों की परी जेक स्कॉट 2007 कटलेस केट हडसन। दोस्तों ये मूवी हमें 2027 तक भी देखने को मिल सकती है। बाकी 2026 तक मेकर्स द्वारा कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। बाकी डिले होती है तो ये हमें 26 मार्च 2027 तक देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल रिलीजिंग डेट ये डिसाइड की गई है। और मेन बात इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्नर्स ब्रदर्स पिक्चर्स ने संभाला है, तो ये हमें एक तरह से इंडिया के अंदर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।